Assalamualaikum class. Today we discuss the activity number 4 of class 7 and the question is how would you test a food sample for और हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन, स्टार्च, फैट्स एंड ग्लूकोज को। पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन को। आपने टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर फूड सैंपल डालना है और ऐसा फूड सैंपल जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट हो। फिर आपने उसके अंदर एक रिएजेंट डालना है विच इज़ अ पायरेट रिएजेंट। उसको शेक करेंगे तो उसका कलर ब्लू से पर्पलिश कलर हो जाएगा एंड ये इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ द सेकंड इज द स्टार्च। सेम हमने टेस्ट ट्यूब लेना है, हमने वो फूड डालना है जिसके अंदर स्टार्च ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। उसके अंदर हमने आयोडीन सोल्यूशन डालना है, उसको शेक करेंगे तो कलर जो है वो ब्राउन से ब्लू ब्लैक हो जाएगा। नाउ थर्ड इज़ अ फैट। सेम हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो फूड लेना है, उसके अंदर हमने एथेनॉल ऐड करना है। यहाँ थोड़ा डिफरेंस ये है कि एथेनॉल ऐड करने के बाद हमने उसको फिल्टर करना है। जो हमारे पास फिल्ट्रेट आएगा उसके अंदर हमने वाटर ऐड करना है, फिर हमने उसको शेक करना है तो हमारे पास क्लाउडी एमल्जन आएगी और इससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे फैट प्रेजेंट है। लास्ट वन इज़ अ ग्लूकोज। फूड सैंपल जो है वो हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे, बेनेडिक्ट सोल्यूशन ऐड करेंगे, उसको हमने जेंटली हीट करना है, फिर उसको शेक करना है तो उसका कलर ब्लू ग्रीन टू रेड हो जाएगा। Assalamu alaikum students, my name is Azan from Afar. Today we are going to do the activity number 5, class 7, subject science on page number 33. Draw the graph of energy change in the process of conversion of ice into steam. हमने ग्राफ ड्रा करना है जिसमें एनर्जी कन्वर्जन और उसके बाद हमें ये बताना है कि किस जगह पे हम आइस को मेल्ट करवा के स्टीम बना सकते हैं। तो कोई भी ग्राफ होता है उसमें 2 एक्सेस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सेस और एक होता है वाई एक्सेस। वाई एक्सेस के ऊपर हमने टेम्परेचर लिखा हुआ है और एक्स एक्सेस के ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, हीट। आप देखें हमने कहाँ पे जाना है, हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से हमने किस में जाना है, गैसेस यानी कि स्टीम में जाना है। तो जस्ट हमने ग्राफ को शो करवाना है। हमारे पास आइस है, मीन्स आपको पता है कि जब 0 सेल्सियस पे टेम्परेचर होगा तो वो आइस होगी। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टेज पे वो क्या हो रही है, मेल्टिंग। क्या हो रही है, मेल्टिंग। वो लिक्विड बन चुका है। लिक्विड बनने के बाद अगर हम मजीद उसका टेम्परेचर रेज करेंगे, मीन्स हमें पता है कि ये आइस है, तो आइस किससे मिलकर बनी है, वाटर से मिलकर बनी है। और हमें ये भी पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 सेल्सियस। तो हमें टेम्परेचर को कहाँ तक इंक्रीज करना है, 100 सेल्सियस तक। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके 100 सेल्सियस तक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आइस मेल्ट होकर लिक्विड बनने के बाद किस में चेंज हो जाएगी, गैसेस में चेंज हो जाएगी, जो कि क्या बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी। और हमने इस ग्राफ में यही शो करवाना था कि इसमें बेसिकली एनर्जी भी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और बेसिकली क्या चीज चेंज हो रही है, आइस स्टीम में चेंज हो रही है। तो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं होती, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। और इसीलिए हम ये बताना चाहते हैं कि आइस जो है वो मेल्ट होगी और कितने टेम्परेचर के ऊपर वो स्टीम बनेगी, तो वो हमने ग्राफ में शो करवा दिया। इस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि 100 है और हमें ये पता है कि आइस का बॉइलिंग पॉइंट या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 सेल्सियस। इस वजह से हम इसको यहाँ तक ले गए। अगर कोई और मटेरियल होता, कोई और लिक्विड होता, हमारे पास लिटरेचर में हर लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हमें पता है कि जो हम वाटर है, वाटर को बॉयल करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है। तो इस वजह से वहां पे क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे और स्टीम बनेगी। तो हमने इसकी कन्वर्जन को ऐसे देखना है और इस ग्राफ में हम ये शो करवा रहे हैं। थैंक यू। 6 of class 7. Draw the diagram of the lungs and also write some important function of the lungs. Firstly, we'll discuss the diagram of the lungs. In respiratory system, the lungs are present. तो respiratory system में नोज से लेकर आपके लंग्स का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो इन्वॉल्व होता है। हम स्टार्ट करेंगे नोज से। अगर आप नोज में देखें तो नोज जो है वो इनहेल करता है एयर, और वो एयर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन। फिर ये जो ट्यूब है ये एक्सटेंड करती है द फेरेंक्स, और फेरेंक्स इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ द फूड एंड द एयर। फिर वो एक्सटेंड करती है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया को वेंट पाइप भी कहते हैं। वेंट पाइप के बाद जो है, क्योंकि यू हैव अ 2 लंग्स लेफ्ट एंड राइट, देन तो फिर जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होता है 2 ट्यूब्स के अंदर जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकस। Then it's divided into the lungs in a further tube-like section, जैसे कि हमारे पास जो कहलाते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि जो ब्रोंकियोल्स हैं फर्दर, क्योंकि ब्रोंकियोल्स एक नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ बंच ऑफ द ग्रेप्स।
और इसके फर्दर जो है एल्वोलाई सैक होते हैं जिनमें एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं और एल्वोलाई को कवर किया होता है ब्लड कैपिलरीज पे, और यही वो एरिया है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ डायग्राम था लंग्स का, तो हमने लंग्स की डायग्राम को डिस्कस किया, और अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फंक्शन क्या है लंग्स के। तो हमारे पास लंग्स के फंक्शन है 3, वन इज़ अ ब्रीदिंग, द अदर इज़ अ ऑक्सीजन एक्सचेंज, एंड द थर्ड वन इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, एंड फोर्थ इज़ अ स्पीच एंड वोकलाइजेशन। इन ब्रीदिंग हम क्या करते हैं, टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एक्सचेंज की बात करें तो आपको मैंने अभी बताया है कि जो एल्वोलाई वाला एरिया होता है वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, तो क्योंकि जो एयर आप इनहेल करते हो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मूव करती है कैपिलरीज के थ्रू, और फिर वो पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है, और फिर पूरी बॉडी अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करती है। नाउ द थर्ड वन इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल में लंग्स जो है वो एज अ वेस्ट गैस जो है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो रिमूव करते हैं, और आप जब एक्सहेल आउट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मूव करती है। नाउ अ फोर्थ वन इज़ अ स्पीच एंड द वोकलाइजेशन। तो जब एयर इनर मूव करती है थ्रू द ट्रैकिया, तो इससे पहले जो फेरिंक्स वाला एरिया है, तो फेरिंक्स और ट्रैकिया के नीचे जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, वोकल कॉर्ड्स। तो जब एयर उसके साथ स्ट्राइक करती है तो वो वाइब्रेट करता है, और उसकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है थ्रू द ट्रैकिया। तो इससे पहले जो फेरिंक्स वाला एरिया है, तो फेरिंक्स और ट्रैकिया के नीचे जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, वोकल कॉर्ड्स। तो जब एयर उसके साथ स्ट्राइक करती है तो वो वाइब्रेट करता है, और उसकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। जी, समर टास्क का पेज नंबर 3 है। इसमें आपने ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड फॉल्स। एक सेट आपके पास गिवन है, बी सेट गिवन है, यूनियन लेना है। यूनियन का क्या मतलब होता है, आपने कॉमन नंबर्स, यूनियन का मतलब होता है आपने कॉमन नंबर्स को नहीं लिखना, मतलब आपने अरेंज करके लिखना है सब नंबर्स को। सेकेंड आपके पास पी गिवन है, क्यू गिवन है, आपने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आपने इनको कॉमन नंबर्स जो हैं दोनों सेट्स में वो लिख देने हैं। थर्ड पे आपका आ जाता है यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ द सेट्स। इसका मतलब है कि यूनियन सेट में क्या होते हैं, यूनियन सेट में हम कॉमन नंबर्स लिखते हैं। आपने ये बताना है कि यूनियन सेट में हम क्या लिखते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, फर्स्ट पे बताया था। फोर पे आ जाता है टू डिसजॉइंट सेट्स। टू डिसजॉइंट का मतलब होता है जिसमें से कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता, ठीक है। दो सेट्स हैं उनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। टू डिसजॉइंट सेट हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इज़ कॉमन। तो देखो अभी मैंने डिसजॉइंट का बताया है कि डिसजॉइंट में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता। द ओवरलैपिंग टू ओवरलैपिंग सेट्स हैव ऑल द एलिमेंट्स कॉमन। ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है दो सेट्स हैं उनमें जो कॉमन नंबर हैं वो क्या होते हैं, कॉमन नंबर्स को ओवरलैपिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसने कहा है दो सेट्स हैं उसमें ऑल द एलिमेंट्स कॉमन, कि उसके सब एलिमेंट्स कॉमन होंगे, ये आपने बताना है। इफ़ टू गिवन सेट्स हैव नो एलिमेंट्स कॉमन, कि दो सेट्स हैं उसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, टू बोथ द सेट, दोनों सेट्स में से द सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट। अभी मैंने आपको डिसजॉइंट की डेफिनेशन बताई है कि डिसजॉइंट क्या होते हैं, जिसमें कोई भी नंबर, दो सेट्स में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होते, ठीक है। अब 4 उसके बाद 7 पे आ जाता है इफ़ A एंड B आर टू डिसजॉइंट सेट्स। देखो टू डिसजॉइंट सेट्स हैं, अगर हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है कि कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। जब हम A और B आपके पास दो सेट हैं उनमें कोई भी कॉमन नहीं है तो वो किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली एम्प्टी सेट के होगा। तो ये आपने बताना है कि A इंटरसेक्शन B क्या वो एम्प्टी सेट होगा, कि अब मैं दोबारा बता देती हूँ। इफ़ A एंड B आर टू डिसजॉइंट सेट्स, A और B टू डिसजॉइंट सेट्स हैं, अगर हम उनका इंटरसेक्शन लें तो वो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। अभी मैंने बताया डिसजॉइंट क्या होते हैं, कॉमन नंबर्स नहीं होते। अगर आप ए बी को इंटरसेक्ट करते हैं या उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, क्या वो एम्प्टी आता है। अच्छा, इफ़ M एंड N आर टू ओवरलैपिंग। देखो M और N अगर आपके पास टू ओवरलैपिंग सेट हैं, अगर ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है कि उन दोनों में से एटलीस्ट कोई ना कोई कॉमन नंबर तो आ रहे हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग होते हैं कॉमन नंबर्स लेना, कॉमन नंबर्स उनमें उन दोनों सेट में से हैं। तो आपने क्या किया, M एंड N आर टू ओवरलैपिंग सेट इंटरसेक्ट। जो आपने M और N एक सेट लिया है, अब उनका इंटरसेक्शन लो, क्या वो एम्प्टी होगा, ये आपने बताना है। Now the message of the day is a little problem
Thank you so much.